नमस्कार साथियों। साथियों, आज हमारी क्लास होने वाली है मुख्य रूप से जो अंबेडकर जी के ऊपर या जीवन पर पड़ने वाले अलग-अलग लोगों के, अलग-अलग घटनाओं के, अलग-अलग दार्शनिकों के प्रभाव हैं। उनको आज हम जानेंगे, समझेंगे कि वो कौन से व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, महान चरित्र हैं, महान संत हैं, जिनका प्रभाव हमारे महान विचारक, आधुनिक भारत के महान विचारक, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर पड़ते हैं। तो उनको आज हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर पड़े बौद्धिक और व्यक्तिगत प्रभाव। ठीक है, उनके ऊपर बौद्धिक मतलब उनका जो एक इंटेलेक्चुअल एक माइंडसेट रहता है, वो किस प्रकार से प्रभावित होता है कुछ अदर लोगों की वजह से, और कुछ जो इंडिविजुअलिटी है, उनकी खुद की पर्सनैलिटी है, उस पर क्या अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनके तीन प्रमुख गुरु हैं। उन गुरुओं के नाम सबसे पहले हमें समझना होगा। उनके जीवन में तीन प्रमुख गुरु हैं जो है मुख्य रूप से जनरली ऐसे पूछे भी जाते एग्जाम में कई बार कि अम्बेडकर के इनमें से कौन से गुरु हैं, नहीं है। तो तीन तो वो सही है, वो चौथा जो आएगा वो इनकरेक्ट हुआ। तो पहले गुरु यहाँ पे गौतम बुद्ध है, जो कि बुद्धि और प्रज्ञा के लिए जाने जाते हैं। अगर गौतम बुद्ध के ऊपर ये अम्बेडकर जी के ऊपर प्रभाव पड़ा है मुख्य रूप से बौद्धिकता का, तो वो गौतम बुद्ध की वजह से पड़ा है, उनके विचार। उसके बाद हम अगर बात करें तो कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, कबीर और ज्योतिबा फुले, इन तीन लोगों का यहाँ पे भारतीय स्तर पे भारतीय शिक्षकों का प्रभाव पड़ा है। जब वो भारत में रहते हैं, भारत के अलग अलग विचारकों को पढ़ते हैं, तो मुख्य रूप से ये तीन लोग उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने और लोगों को नहीं पढ़ा है, राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, बहुत सारे लोगों को पढ़ा है। सभी ने यहाँ पे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया है, लेकिन उनको व्यक्तिगत तौर पे बौद्धिकता विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने प्रभाव जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है वो तर्कवाद है। हर चीज में रैशनलिज्म होना चाहिए, तर्क करना व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर व्यक्ति जो चली आ रही परंपराएं हैं उनको बस उसी तरीके से मान लेगा कि हाँ ये तो वही है, ये जो है छुआछूत होते रहना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक नहीं देखा, उसके पीछे वजह क्या है, और बस मानते जा रहे हो, तो वो क्या है, एक प्रकार से तर्कहीन व्यवस्था है। और यहाँ पे ये बोलते हैं जो ये कि हाँ हमें पूछना चाहिए, समझना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, वो होता है तर्क वाली व्यवस्था। तो ये बौद्ध बुद्ध के अंदर भी थी, क्योंकि बुद्ध ने भी समझा यहाँ पे कि हाँ जो हमारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वैदिक काल में, वो बहुत ही खतरनाक इस तरह पाखंड वाली व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था है। बस अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पुरोहित ब्राह्मण जो वाद है, व्यवस्था है, वो अपने फायदे के लिए कुछ लोग उसको बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, के अलावा तर्कवाद के अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, वो है समानता, और दूसरी है अहिंसा। ठीक है, ये तीनों बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध से वो तीन जो है बिंदु, तीन मूल्य हैं जो तर्कवाद, यहाँ पे समानता और अहिंसा, तर्कवाद, समानता और अहिंसा किससे सीखी उन्होंने, तो ये महात्मा बुद्ध। ये अहिंसा वाला कंफ्यूज कर सकता है, क्या महात्मा गांधी सीखा? नहीं, महात्मा बुद्ध से सीखा। अम्बेडकर ने अपनी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब एक और बात यहाँ पे आती है, अम्बेडकर ने खुद कहा है कि उसने समानता, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन महान विचारक, यहाँ पे जो अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने एक महान विद्वान दार्शनिक प्राचीन कालीन वो है बुद्ध, उनसे सीखी है, उन्होंने खुद कहा है। ठीक है, अब जनरली हमें लगता है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वेलिटी इन फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तो फ्रांस की क्रांति में था ना। ये तो लक्ष्य, ये मूल उद्देश्य, यही जो तत्व है, ये जनरली मूल्य जो है कहाँ देखे जाते हैं? फ्रांसीसी क्रांति में देखे जाते हैं। वहीं से इनकी शुरुआत होती है पूरे विश्व में। लेकिन अंबेडकर जी कहते हैं ये चीज मैंने फ्रांस की क्रांति से नहीं सीखी है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं से सीखी है, बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है। तो याद रखना, ये कहाँ से सीखा है? बुद्ध से सीखा है उन्होंने। किससे? बुद्ध से सीखा है, ना कि यहाँ पे किससे? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसके बाद जो अन्य दो गुरु है वो है कबीर, जिससे उन्होंने भक्ति और मानवता के लिए काम करना सीखा, और तीसरे यहाँ पे ज्योतिबा फुले, जो सामाजिक सुधार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। अगर कबीर की बात करें, माफ कीजिएगा, कबीर की बात करें यहाँ पे, तो जाति पाति का खंडन और मानवतावाद, ये दो बातें उन्होंने बहुत अच्छे से सीखी है। किससे? कबीर से। उनके पिता जो है कबीर पंथी थे, इसलिए बचपन से ही उन पर यहाँ पे कबीर के दोहों का गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात है जाति पाति का जो बंधन था, उसको खंडित करना, उसको तोड़ना, उसको यहाँ पे बर्बाद करना, खत्म करने की बात करना, ये कबीर कहते थे। जाति पाति में फंसना एक बहुत बड़ा आडंबर है, बहुत बड़ा यहाँ पे एक जो है पिछड़े वर्गों के लिए एक बहुत बड़ा एक बिंदु हो जाता है, जिससे वो आगे नहीं आ पाते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता का, अपने ज्ञान का विकास नहीं कर पाते हैं। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे हमेशा जो अम्बेडकर जी हैं वो कबीरवादी विचारधारा में कहीं ना कहीं यहाँ पे संलिप्त होकर के अपने आप को जा करके
दुनिया को समझाते हैं कि जाति पाति जो है ना ये बहुत हद तक क्या कर रही है, देश दुनिया में भारतीय जो हिंदूवादी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको खत्म करने का या तोड़ने का काम कर रही है। उसके बाद ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले कौन है? ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक है। जाति विरोधी आंदोलन, आपको पता है जाति विरोधी आंदोलन की पत्नी है सावित्रीबाई फुले। महिलाओं, जो पिछड़ी महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हो, खासतौर पे जो पिछड़ी जातियों की, निचली जातियों की महिला, उनके उत्थान के लिए वो काम करती हैं। तो जाति विरोधी आंदोलन और ब्राह्मणवाद का विरोध किसने किया? तो ब्राह्मणवाद का विरोध इसमें यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर बहुत अच्छे से करते हैं। अब देखो पीवाईक्यू से रिलेटेड यहाँ पे बात ये बहुत पूछी जाती है। अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन है, महात्मा ज्योतिबा फुले को ही समर्पित की है। पूछा जा सकता है ये कि ये वाली किताब उन्होंने किसको समर्पित की है, तो आपको पता होना चाहिए ये उन्होंने ज्योतिबा फुले को समर्पित की है कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिसने समाज सुधार के लिए अपना जीवन पूरा का पूरा अर्पित कर दिया। अपने व्यक्तिगत हित में कोई काम ही नहीं किया, पूरा का पूरा जो है पिछड़ी जातियों, निचली समझी जाने वाली जातियों के विकास उत्थान में उन्होंने लगा दिया। तो हु वर द शूद्रास नाम की किताब उनको समर्पित है। कुछ पश्चिमी विचारक भी हैं जिनका असर यहाँ पे अम्बेडकर जी के ऊपर पड़ा है, वेस्टर्न थिंकर्स हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थी ना और लंदन में, तो उनके ऊपर मुख्य रूप से जॉन डिवी नाम की व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। जॉन डिवी कौन है? सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जॉन डिवी का क्या प्रभाव पड़ता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर ने के शिक्षक थे। ये क्या थे? अम्बेडकर जी के यहाँ पे शिक्षक थे, फैकल्टी या टीचर बोल दो या फिर उनके मेंटोर थे। वहां उन्होंने व्यवहारिकतावाद यानी प्रेगमेटिज्म की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की? शिक्षक अपने जॉन डिवी से प्राप्त की। और प्रेगमेटिज्म मींस व्यवहारवाद, यानी एक प्रकार से व्यवहारिकतावाद। जो भी आप व्यवस्थित तरीके से फॉलो कर रहे हो वो व्यवहारिक है या वो व्यवहार में लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए, क्या व्यवहार में लाए जाने योग्य है या नहीं है। तो वो बात यहाँ पे समझी जाती है। अम्बेडकर का विचार है कि लोकतंत्र केवल सरकार का एक स्वरूप नहीं है, बल्कि यह साथ रहने का एक ढंग है, मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग है। सीधे जॉन डिवी से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? जॉन डिवी से। तो जॉन डिवी का प्रभाव पड़ गया। हमें मुख्य रूप से तथ्यों पे ध्यान देना है और पूरी कहानी के फॉर्म में चीजों को समझना है। हमारा उद्देश्य ये है, अम्बेडकर जी को ऐसे समझ लो कि जिंदगी में कभी उससे प्रश्न अगर इस टॉपिक से आए, या इनकी पर्सनैलिटी, इनके जीवन चरित्र या इनके अलग अलग जो लेखनीय योगदान है, इनके अलग अलग विचार है, उनसे अगर कोई प्रश्न आए तो आप डेफिनेटली इतने अच्छे से आंसर कर सको कि शायद ही कोई गलत आपका यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो हमें बात समझ में आ गई यहाँ पे? बिल्कुल डेफिनेटली आ गई होगी बात समझ में कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से कि एक जॉन डिवी नाम का व्यक्ति रहता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहता है, जिसका प्रभाव यहाँ पे ये पड़ता है कि व्यवहारिकतावाद या प्रेगमेटिज्म या व्यवहारिकतावाद जो इन्होंने सीखा है। ठीक है, अब इसमें एक बात यहाँ पे लिखी है कि लोकतंत्र जो है सिर्फ सरकार का रूप नहीं होता, बल्कि एक साथ रहने का तरीका होता है। मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, एसोसिएटेड लिविंग यानी साथ रहने का, एक साथ मिल करके रहने, मिल करके काम करने का एक तरीका होता है। अगर हम यहाँ पे सरकार बना रहे हैं तो मिलके सरकार बना रहे हैं, मिलके कोई फैसला कर रहे हैं, मिलके कानून बनवा रहे हैं, तो वो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है। वो मिलके कहाँ पे होता है? ये जब सब चीजें यहाँ पे समानता हो। लेकिन यहाँ जहाँ पे जातिवादी आधारित व्यवस्था होती है तो वहां पे समानता नहीं होती है। तो अगर मान लो देश में जातिवाद बना हुआ है, लोकतंत्र भी ले आएंगे तो क्या फायदा उस लोकतंत्र का? वो लोकतंत्र कहीं ना कहीं जातिवादी व्यवस्था को खत्म कर ही नहीं पा रहा है। जातिवादी व्यवस्था में क्या बढ़ रही है? असमानता बढ़ रही है। लेकिन लोकतंत्र तो सबको समान मानता है ना, सबको इक्वल वोट देता है, इक्वल वोट वैल्यू देता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे पश्चिमी विचारकों में एक बुकर टी वाशिंगटन है, उनका भी प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ इन्होंने काम किया था, अश्वेतों के उत्थान के लिए, सॉरी, अश्वेतों के खिलाफ होने वाली अलग गतिविधियों के खिलाफ काम किया था कि अश्वेतों के साथ जो हीन भावना, द्वेष भावना, शोषण की भावना होती है उसको रोकने के लिए उन्होंने काम किया था। अंबेडकर को भारत में दलितों के लिए भी संघर्ष करने की यह प्रेरणा दी कि कैसे यहाँ पे अमेरिका में ये जो है बुकर टी वाशिंगटन ने बहुत बड़े पैमाने पर श्वेतों के उत्थान में अपने स्टेप्स बढ़ाए। वही चीज वो सीख के आए यहाँ भारत में 1920 के बाद। आपको पता है सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया। महार सत्याग्रह, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मूक नायक, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने की थी जिस वजह से वो फेमस हुए हैं ना। इसके बाद एडमंड बर्क, इनको हम याद रखते हैं रूढ़िवाद के विचारक, कंजर्वेटिज्म यानी अनुदारवाद के समर्थक या अनुदारवाद के पितामह। कौन है? एडमंड बर्क। ये कहते हैं कि जो पुराने जमाने से चली आ रही परंपराएं होती ना, वो कोई ना कोई खास मकसद से चली आ रही होती है, उनको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर बदलाव करने हो तो धीरे धीरे बदलाव कर सकते हो उनमें। तो ये इनका प्रभाव भी पड़ता है। कहें तो रूढ़िवाद के आलोचक तो थे अम्बेडकर, लेकिन रूढ़िवाद को पसंद नहीं करते थे, वही जातिवाद वगैरह को। लेकिन इनका तरीका जो था ना, सामाजिक परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया का, संवैधानिक तरीकों के प्रति उनका सम्मान वर्ग के राजनीतिक दर्शन को दर्शाता है। ठीक है,
कि एडमंड बर्क जो रूढ़िवादी है, वो एक प्रकार से रूढ़िवादी है, परंपराओं को महत्व देता है, तो इस मामले में तो आलोचना करने योग्य है। बट उसका जो तरीका है समाज में परिवर्तन करने का, वो क्रमिक प्रक्रिया, धीरे धीरे प्रक्रिया के माध्यम से, वो बहुत अनूठा है, वो बहुत विकसित है। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। चलिए, चलिए इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर पड़ने वाले विचार, जिसमें बौद्धिक और व्यक्तिगत प्रभाव है, उसमें हम बात करें तो घटनाओं का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है अंबेडकर जी के ऊपर, घटनाओं का क्या प्रभाव। तो घटनाएं तो देखो उनके साथ ऐसी ऐसी घटित हुई हैं यहाँ पे कि जीवन उनका बिल्कुल घटनाओं से ही है जो है प्रभावित हुआ है। वो जब पढ़ाई लिखाई बचपन में कर रहे थे, दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक थे, तब तो उनके साथ शोषण हो ही रहा था, क्योंकि अनजान भी थे, चीजों के खिलाफ स्टेप भी नहीं उठा सकते थे। आपको बिलीव नहीं होगा, जब वो पढ़ने लिखने अमेरिका गए, अमेरिका में उन्होंने पीएचडी थीसिस वगैरह लिखी अपनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डीएससी वगैरह की उन्होंने, एमएससी डीएससी वगैरह, वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक्स फील्ड में बहुत अच्छे काम किए, थीसिस लिखी। उसके बाद भारत में आकर के बहुत बड़े पद पर, ठीक है, भारत में गायकवाड़ रियासत के अंतर्गत यहाँ पे बहुत बड़े पद पर बड़ौदा में जो है सेवाएं देते हैं। उसके बावजूद भी वहां का जो चपरासी है, ब्राह्मण होने के बाद उनको फाइल फेंक के देता है, ऐसे टच नहीं करता है, ऐसे फेंक के रख देता है दूर से ही। तो वो समझ में आ जाते हैं कि इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे साथ इस तरह की व्यवहार होता है। यानी शिक्षा भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को यहाँ पे सम्मान या इस छुआछूत से, इस भेदभाव से मुक्ति नहीं दिला सकती है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को यहाँ पे शिक्षित तो कर देंगे, लेकिन बाकी लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, ये ऐसा संभव नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इतनी बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उस चपरासी से कई गुना स्तर पे ऊंचा पद प्राप्त होने के बावजूद भी वो मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में क्या है, मुझे समझना पड़ेगा। तो इस तरीके की घटना उनके जीवन में बहुत ज्यादा क्या होती है, ये बड़ौदा रियासत का जो घटनाक्रम है, कि फाइल रखने के लिए उनको यहाँ पे दूर से जो है चीजें देखने को मिलती हैं, तो इस पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। एक घटना और थी महार सत्याग्रह की। अब महार सत्याग्रह की घटना, जैसे इन दोनों घटनाओं को हम टाइम थोड़ा देखेंगे। बचपन का टाइम तो आपको पता है 1891 से 1900 के बीच का। उसके बाद जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसके बाद उससे पढ़ के आते हैं, तो 1917 के आसपास ये उनको बड़ौदा रियासत में ये घटनाक्रम देखने को मिलता है, जहाँ चपरासी उनके साथ भेदभाव करता है। महार सत्याग्रह, जब सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों द्वारा तालाब का पानी छूने पर शुद्धिकरण किया, तो अंबेडकर का मोह भंग हो गया और उन्होंने मान लिया कि हिंदू धर्म में सुधार की गुंजाइश कम है। यहीं से उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। समझ गए बात को। महार सत्याग्रह में अंबेडकर ने कोशिश की, क्यों ना यहाँ पे ऐसा करते हैं, तालाब जो है, जो जहाँ पे शूद्रों को जाने नहीं मिलता है, ऐसा करते हैं, शूद्रों को जाने नहीं मिलता है, पब्लिकली चलेंगे, 1000 1500 लोग, 2000 3000 जितने भी लोग इकट्ठे चलेंगे, और वहां पे पब्लिकली प्रोटेस्ट करेंगे, और यहाँ पे कानून या परंपरा जो है चली आ रही है, शूद्रों को छूने नहीं दिया जा रहा है, उसको भंग कर देंगे। तो यहाँ पे पब्लिकली सबको यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा, और कल के दिन ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को, वो भी इस सुधार को कहीं ना कहीं वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। नहीं हुआ ऐसा, उल्टा कि उनके जैसे ही तालाब का उपयोग करने के जाने के बाद वहां पे उसका शुद्धिकरण पुरोहितों के द्वारा करवाया जाता है उस गांव में, नासिक में, खासतौर पे महार सत्याग्रह के माध्यम से। है ना, इस महार सत्याग्रह जहाँ पे इसका जो आयोजन किया गया, वहां पे वहां के जो लोकल जो पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो उसका शुद्धिकरण करते हैं। जो 1927 में ये आंदोलन होता है, ये कहीं ना कहीं असफल रहता है, कि हाँ, जो उन्होंने प्रयास किया था वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, लोगों की मनोदशा, हृदय परिवर्तन ब्राह्मण लोगों का वो नहीं कर पाए। वापस से उन्होंने शुद्धिकरण करवा करके ये साबित कर दिया कि हाँ, वो हिंदू धर्म को उसी तरीके से चलाना चाहते हैं जैसे चलता आ रहा है, वो नहीं देना चाहते यहाँ पे महत्व किनको, निचली जातियों को। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके हिसाब से आपको चीजें तैयार रखनी चाहिए। तो हमने ओवरऑल क्या कर लिया है, कि हमने ये पढ़ लिया कि अम्बेडकर जी के ऊपर यहाँ पे कुछ व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है। वो 3 गुरु आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से 3 गुरु हैं। 3 गुरु उनके यहाँ पे, एक तो हो जाते महात्मा बुद्ध, दूसरे हो जाते कबीर, तीसरे हो जाते ज्योतिबा फुले। दूसरा यहाँ पे कि पश्चिमी विचारक हैं, कुछ उनके शिक्षक हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो जॉन डेवी है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के उनके शिक्षक थे। दूसरा यहाँ पे जो प्रेगमेटिज्म के यहाँ पे जो है शिक्षक माने जाते हैं, फिर उसके समर्थक माने जाते हैं। दूसरा यहाँ पे नाम आता है वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन टी बुकर का, जो यहाँ पे अश्वेतों के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं। उसके बाद आता है एडमंड बर्क का, ठीक है, जो उनके समाज में क्रमिक सुधार या विकास की बात करते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे अब अगला नाम आता है यहाँ पे कि अलग घटनाएं जो है, जैसे बचपन में उनके साथ छुआछूत, कोलंबिया यूनिवर्सिटी आने के बाद बड़ौदा रियासत में छुआछूत, और महार सत्याग्रह करने के बाद उस तालाब का पुनर्शुद्धिकरण करने की जो घटना है, ये उनको अंदर तक खोखला कर देती है कि हाँ, सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा। मनुस्मृति को पब्लिकली वो जलाते हैं। तो ओवरऑल हमने ये प्रभाव समझ लिया। अब आपको यहाँ पे ये चीजें देखना है कि आखिर अब प्रश्न कैसे बन रहे हैं। हमें कुछ चीजों का और आइडिया लेना है, गहराई समझना है कि अम्बेडकर से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ट्रिकी कुछ प्रश्न बन सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं, जैसे अंबेडकर की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का स्रोत क्या है। इस प्रकार के विचार उन्होंने कहाँ से लिए हैं। तो जनरली लोगों को लगेगा सर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाली विचारधारा तो फ्रांस की क्रांति में थी, यही टिक होगा, यही आंसर होगा, लगा देते हैं। लेकिन आंसर क्या है? गलत उत्तर ये फ्रांसीसी क्रांति, और सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म। यहाँ पे अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है खुद अपनी रचनाओं में कि मैंने ये नारे जो है ना फ्रांसीसी क्रांति से नहीं, बल्कि अपने पुराने जो भारत के एक महान विद्वान दार्शनिक रहे हैं उन्होंने सीखे, उनसे सीखा है, वो है महात्मा बुद्ध से सीखा है। उसके बाद अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी किस प्रभाव में लिखी? आपको पता होना चाहिए, जब ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे थे, डीएससी कर रहे थे, तो वहां पे इन्होंने ये किताब लिखी थी, थीसिस लिखी थी। ये एडविन कैनन नाम के शिक्षक थे उनके, उनके प्रभाव में आकर के मार्गदर्शन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, उसके बाद महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में क्या पूछा जाता है वो और हम यहाँ पे देखेंगे, फटाफट इंस्टेंट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जो एग्जाम में यूजीसी नेट हो, सेट हो या एपी हो, हमेशा पूछा जाता है कि इनके पत्र पत्रिकाओं का कालक्रम बताइए। यहाँ पे क्रम लिखा है, उसको और डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन एक क्रम के फॉर्म में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा पत्र पत्रिकाओं की अगर मैं बात करूं तो मूक नायक, इसमें उन्होंने मूक लोग यानी गूंगे लोगों की बात यहाँ पे की है। गूंगे मतलब जो वंचित हैं, जो अपनी बात ऊपर तक नहीं उठा सकते हैं, लोगों के साथ नहीं कह सकते हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनकी बात उन्होंने 1920 से मूक नायक पत्रिका के माध्यम से की है। ठीक है, पाक्षिक समाचार पत्र ये। बहिष्कृत भारत जो 1927 में उनके द्वारा प्रकाशित किया गया है। समता नाम का है, जो जनता नाम का है। प्रबुद्ध भारत है, जो जनता ही आगे जाकर के इसी का ही नाम चेंज हो करके प्रबुद्ध भारत कर दिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए इस प्रकार का समाचार पत्र उनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जनता का ही नाम बदल करके ये प्रबुद्ध भारत 1956 में कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे लंबा समय तक चलने वाला समाचार पत्र यही था, जनता, जो कि 1930 से 56 तक चला। 56 में नाम चेंज हो गया प्रबुद्ध भारत, 56-57 में उनकी डेथ हो गई, लगभग 56 में। उसके बाद इसका प्रकाशन भी बंद हो जाता है। चलो, अब इनकी किताबें हैं, ये तो पत्रिकाएं देखी थी अभी हमने, अब इनकी किताबें जो परीक्षा में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925 में है। ठीक है, एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में कई बार एग्जाम में पूछी गई है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में, इसमें उन्होंने पाकिस्तान के बंटवारे, पाकिस्तान के देश का निर्माण को लेकर के उन्होंने समर्थन किया है। मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स 1943 की कृति है। व्हाट कांग्रेस एंड द गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 की है। हु वर द शुद्रास, ये 1946 की है। द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स 1948 की है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 की है। तो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ ली, सर क्या बस इतना ही पढ़ना है काफी? नहीं बेटा, इससे अंदर भी हम थोड़ा सा जाएंगे, हम इससे अंदर भी थोड़ा समझेंगे कि आखिर इन किताबों में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, जिस वजह से हमें इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं हर बातें आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पता चल जाए, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओ। इनका एक कार्यक्रम तो आपको पता चल ही गया है, एक प्रॉपर 25, 36, 40, 43, 45, 46 और 48 और उसके बाद 1957। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंशियल फाइनेंस, एक कीवर्ड पकड़ लो, प्रोविंशियल फाइनेंस की बात 25 में कर दी। एनिलेशन कास्ट तो बिल्कुल याद ही होगी, 36 में है। उसके बाद थॉट्स ऑन पाकिस्तान 40 में, गांधी इमेंसिपेशन वाली बात 43 में, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 में, हु वर द शुद्रास, ये 46 वाली और ये 36 वाली, दोनों फेमस है, दोनों बहुत फेमस है। एनिलेशन ऑफ द कास्ट 1936 और 1946 की हु वर द शुद्रास, ये हु वर द शुद्रास किसको समर्पित है? ज्योतिबा फुले को। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई है। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं आगे के कौन कौन से विचारक हैं। ठीक है, अच्छा, प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पत्र पत्रिकाओं में हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि उनकी जो पत्रिकाएं हैं समाज तक, अपनी बात समाज तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 5 मुख्य पत्रिकाओं का यहाँ पे संपादन किया है।
तो हम पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी वो 5 पत्रिकाएं हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, उनके अंदर का कंटेंट पूछा गया है जो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहली जो पत्रिका है वो है यहाँ पे मूक नायक नाम की पत्रिका, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। ये मूक नायक जो नाम की जो पत्रिका है, ठीक है, ये पहली बात तो ये है क्या पत्रिका, इसमें उन्होंने उन लोगों की बात की है जो बहुत ज्यादा वंचित है। अब वंचित लोग क्या होते हैं, अपने सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, बौद्धिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, जीवन के अधिकार, रोजगार के अधिकार, हर प्रकार के अधिकारों से क्या होते हैं, वंचित होते हैं, मूक होते हैं, चुप होते हैं, वो इस के प्रति आवाज ही नहीं उठा पाते हैं, गूंगे होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो अपने अधिकारों के प्रति जो मूक है, गूंगे हैं, वो लोगों के लिए एक पत्रिका का संचालन किया जाता है, एक प्रतिपादन किया जाता है, किसके द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा। वो है मूक नायक। 1920 में ये प्रकाशित की जाती है और पाक्षिक है, यानी फोर्टनाइटली, ठीक है। इसको यहाँ पे हर जो है ठीक है, फोर्टनाइटली यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। चलो, अब इसका अर्थ क्या है, गूंगे, यानी कि मैं बता चुका हूं, तो पिछड़े लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे वंचित हैं, उनके लिए, उनके अधिकारों को ऊपर तक उठाने के लिए किया जाता है। कोल्हापुर के साहू जी महाराज की आर्थिक, देखना, कोल्हापुर के साहू जी महाराज की आर्थिक मदद लेकर के 2500 की मदद लेकर के उन्होंने शुरू किया था, और संत तुकाराम के जो वचन है उसके ऊपर लिख करके उन्होंने जो जातिवाद की परंपरा है उसको यहाँ पे उन्होंने कटाक्ष किया है, उसके खिलाफ उन्होंने बातें बोली हैं। चलिए, हो गई बात यहाँ पे। अब आगे देखते हैं और कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं, उनकी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, जर्नलिज्म को लेकर के क्या उन्होंने कहा है। तो अंबेडकर ने अपनी बात समाज तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से 5 मुख्य पत्रिकाओं का जो है संपादन किया है, वो हम देख चुके हैं। पहली हमने देख ली है यहाँ पे मूक नायक, जो 1920 में, जिसमें उन्होंने पिछड़े लोगों की बात की है, जो पिछड़े हैं, अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, वहां पे छत्रपति साहू जी महाराज से 25 रुपए की आर्थिक मदद लेकर के, संत तुकाराम के जो है अच्छे वचन लेकर के उन्होंने यहाँ पे शुरू की है। पूछा जा सकता है किसकी मदद लेकर के, साहू जी महाराज की मदद लेकर के, ठीक है। बहिष्कृत भारत नाम की जो रचना है 1927 में की है, पाक्षिक, ये भी फोर्टनाइटली है यहाँ पे। और भारत जिसे बाहर निकाल दिया गया हो, उसकी शुरुआत महार सत्याग्रह के दौरान हुई है। उन्होंने लिखा कि बकरी का बच्चा ही बलि चढ़ाया जाता है, शेर का नहीं। तो इसमें उन्होंने बहिष्कृत भारत, जिनको बहिष्कृत हो चुका है, जिसका बहिष्कार कर चुके हैं हम लोग, या जो पिछड़े हैं, निचले दर्जे के हैं समझे जा रहे हैं, तो उन्होंने महार सत्याग्रह के दौरान इस बहिष्कृत भारत नाम की जो है पत्रिका की शुरुआत की थी। उसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक बहुत अच्छी और विचित्र सी बात लिखी है, जो यहाँ पे बहुत जो है कटाक्ष कर रही है जो अपर कास्ट के लोगों की विचारधारा को लेकर के, कि यहाँ पे बकरी के बच्चे को यहाँ पे क्या किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ पे जो कमजोर होते हैं बलि उनकी चढ़ती है, जो पिछड़े होते हैं उनको ही दबाया जाता है, जो यहाँ पे ताकतवर है चाहे संख्या में कितने ही कम हो, उनको कभी नहीं दबाया जाता है, ठीक है। मैटर ये करता है। 1927 में ये बात उन्होंने बोली है। इसके बाद आता है समता नाम की पत्रिका। समता नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1929 में करते हैं वो, और इसमें उन्होंने, इसका उद्देश्य समाज में समानता के विचारों का प्रचार करना है या प्रकाशन करना है। अब देखो, समता मतलब यहीं पे आप जानते हो समता मतलब क्या होता है। समता मतलब होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर पिछड़ा है और कोई व्यक्ति ज्यादा ही पिछड़ा है, हद से ज्यादा पिछड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों को यहाँ पे बराबर तरीके से संसाधन को मुहैया करवाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा देना पड़ेगा किसको, जिसको ज्यादा यहाँ पे जरूरत है, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दे दो, जिसको कम जरूरत है उसको कम दे दो। मतलब जो ज्यादा पिछड़ा है उसको ज्यादा दे दो, जिसको कम पिछड़ा है उसको कम दे दो। तो इससे क्या होगा, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। आपने वो फोटो देखी होगी जनरली, जैसे एक सीढ़ी पे इस तरीके से सीढ़ी बनी रहती है, तो उस सीढ़ी पे दो यहाँ पे लोग खड़े हैं, जैसे एक बच्चा यहाँ पे इस पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे, वो एक बच्चा यहाँ पे इस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट संसाधनों की किसको है, इस वाले को है, ठीक है। इस छोटे वाले को ज्यादा रिक्वायरमेंट, तो जब हम इक्वल इसको ले आएंगे इसके बराबर, या फिर मान लो यहाँ तक लाना है तो इसको भी थोड़ा उठा दिया, इसको यहाँ तक इस तक उठा दिया, तो ज्यादा सपोर्ट इसको करना पड़ेगा, कम सपोर्ट इसको करना पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था समता है। इस समतावादी विचारों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित करने के लिए समता नाम की ही पत्रिका को प्रकाशित किया, और बताया कि समानता और समता कितनी जरूरी है देश के लिए। अगर देश में इस तरीके का उत्थान नहीं होगा पिछड़े लोगों का, तो ये अर्थव्यवस्था पे भी चोट करेगा, ठीक है। फिर जनता की बात, यहाँ पे जनता की बात करने के लिए उन्होंने जनता नाम की पत्रिका का ही प्रकाशन कर दिया, जो आगे जाकर के ही आपको पता होना चाहिए प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होती है, लेकिन सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली पत्रिका है उनकी 1930 में प्रकाशित होती है, साप्ताहिक रहती है,
और सबसे लंबे समय तक चलने वाला पत्र है 30 से 56 तक। बाद में इसका नाम चेंज होकर के प्रबुद्ध भारत हो जाता है। तो देखो ये प्रबुद्ध भारत जो लिखा है ये 1956 में शुरू होती, वही जनता नाम की पत्रिका का ये परिवर्तित नाम है, जनता का नाम बदल करके प्रबुद्ध भारत या एनलाइटेंड इंडिया कर दिया गया था। चलो ये हमारी बातचीत यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण किताबों के बारे में, फिर उसके बाद हम इस डिस्कशन को एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनके विचारों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंबेडकर जी की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनकी रचनाएं हैं, शोध ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, उन सभी से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। मैं चाहता था कि एक क्लास सेपरेट बना दूं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके तथ्य ही ज्यादा पूछ रहे हैं, कहीं डेट, उनके अंदर की विषय वस्तु, तो उसको हम एक क्लास में भी समाहित कर सकते हैं। वैसे तो डेडिकेटेड एक अलग से क्लास ही हो रही है, लेकिन हम इसको एक क्लास में समाहित कर सकते हैं। तो चलिए सबसे मोस्ट फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिससे एक या दो क्वेश्चन बनने के 100% या 99% चांस होते ही है, 99.99% चांस होते ही है। अगर अंबेडकर से क्वेश्चन आ रहा है तो यहीं से ही वो क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज कहीं से नहीं आएगा वो, ठीक है। उनके राजनीतिक सिद्धांतों से ज्यादा ऐसा कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं, रचनाओं से, उनके योगदान से, उनके उल्लेखनीय जो है गतिविधियों से ही प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। तो ये जो सेट नेट का जो ये तरीका है ना, वो तो ज्यादातर प्रकाशन वर्ष का है, लेकिन मैं आपको एडिशनली यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, वो है यहाँ पे, वो है यहाँ पे क्या, वो है उनका जो है उल्लेखनीय योगदान किस फील्ड में, जैसे अलग अलग उन्होंने गतिविधियां की, उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी, तो उसमें क्या क्या विषय वस्तु रही है उसके बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़िया हो जाए। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। कास्ट इन देयर इंडिया, कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, मतलब भारत में जो कास्ट है वो है क्या है, भारत में है, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनका जेनेसिस उनका उद्भव क्या है, उनका विकास कैसे होता है। तो इस किताब में क्या करते हैं, द कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो उनका पहला शोध था, पहला उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही कास्ट के ऊपर शोध लिखा, और वो भी कास्ट को लेकर के उन्होंने बोला कि ये बंद वर्ग है। क्या है ये? बंद वर्ग है, क्लोज्ड इनक्लोज्ड क्लास है। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह, ठीक है, बाल विवाह विधवा विवाह निषेध का परिणाम है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि एक व्यक्ति है, उसकी जो है बचपन में मतलब शादी वादी कर दी गई है, महिला की शादी कर दी, ठीक है। अब उसका पति मर गया तो वो विधवा होगी मान लो। अब विधवा के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उसकी जो संतान होगी उसको निचले दर्जे का समझा जाएगा। भविष्य में भी यही परंपरा चल जाएगी कि फिर उसके भी जो बच्चे होंगे उस निचले दर्जे के बच्चे के, फिर वो उसको भी यहाँ पे शुद्र बुद्ध समझा जाएगा, या फिर जो गरीब होगा उसको निचले दर्जे का मान करके फिर उसके साथ अन्याय होता रहेगा। तो एक प्रकार का इनक्लोज्ड है, यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और ये जातियां जो बनी है एक प्रकार से बाल विवाह, विधवा विवाह में निषेध होने की वजह से, सती प्रथा में निषेध, सती प्रथा में हमने जो है यहाँ पे उसको संचालन करने की वजह से यहाँ पे देखने को मिली है ये जातियां वगैरह की समस्या, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अब आप लोगों को कंटेंट अंदर का याद हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन डेट बहुत अच्छे से याद करनी है कि कब इनकी जो है शुरुआत होती है। 1916 में ये शुरुआत होती है किसकी? कास्ट इन इंडिया। देखो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पहली थीसिस, पहला शोध या पहला लेख है उनका, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, देयर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर की कंटेंट की बात तो मैंने कर ही दी है, जैसे कि कई सारी प्रथा है, सती प्रथा, बाल विवाह और ये जो विधवा विवाह में निषेध कर देने से ये कास्ट की समस्या बढ़ती है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। उसके बाद अंदर दूसरी बात आती है, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। 1923 की किताब है। कहाँ लिखी है? जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं, डीएससी कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस, वहां पे उन्होंने इस किताब की जो है शुरुआत की है। भारतीय मुद्रा जो रुपी है उसके विनिमय की समस्याओं को इन्होंने कहीं की परिभाषित किया है, बताया है कि ये समस्या है रुपी के सामने, रुपीस के सामने, रुपया के सामने, इनको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनको ठीक करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट हैं, समाज सुधारक हैं, राजनीतिज्ञ हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। इसी किताब की सिफारिशों के आधार पर उन्होंने आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की हुई है। यानी इस किताब में जो जो बातें इंपॉर्टेंटली लिखी हैं उनको बाद में आरबीआई की स्थापना में फॉलो किया गया, ये खास बात है इनकी, ठीक है। यानी कि देश के संविधान, देश के राजनीतिक पूरे के पूरे संरचना को, स्ट्रक्चर को बनाया, देश की आर्थिक संरचना को बनाया, वही दलित जो है बच्चे ने, वही दलित इंसान ने जिसको पिछड़ा, जिनको, जिनके समाज को हम, जिनके स्वरूप को हम यहाँ पे बहुत ही मंद बुद्धि, बहुत ही पिछड़ा हुआ,
बेदिमाग का मान करके उनको पिछड़े पीछे धकेल लेते हैं कि ये तो दलित है, इनको तो दिमाग ही नहीं होता, ये तो शूद्र है, ये तो दिमाग से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, इनके अंदर बुद्धि नहीं होती, दिमाग तो सिर्फ ब्राह्मणों में, पुरोहितों में होता है। नहीं, देश को यहाँ पे चलाने के लिए, आज जो हमारे देश के आर्थिक ढांचे को चलाने वाला देश का आरबीआई, देश की राजनीतिक ढांचे को चलाने वाले देश की संसद, देश के संविधान, इसका सुप्रीम कोर्ट, देश का कार्यपालिका, वो भी इन्होंने ही निर्धारित किया है, प्रारूप समिति में संविधान बनाया, आरबीआई की स्थापना में योगदान दिया। तो ये खास बात इनकी। द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925 की किताब है ये। इसमें उन्होंने क्या बताया वही हम पढ़ चुके हैं, एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों का विश्लेषण किया। पीएचडी थीसिस जब उन्होंने कहाँ लिखी है, यहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो उन्होंने इस प्रकार की बात, द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये बताया है। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है ये वहां लिखी है शायद उन्होंने, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए तब उन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने इस बात की जो है प्रॉपर तरीके से एक जांच परख करने के बाद थीसिस के रूप में उन्होंने इस टाइटल से किताब लिखी है। ठीक है, फिर अभी जो हमने किताबें देखी, किताबें कैसी थी, प्रारंभिक शैक्षणिक कार्य जो थे उनके थे, जैसे वो यूनिवर्सिटी में है, कोई बड़े कॉलेज में है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है, तो वो कौन सी थीसिस किताब लिख रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कोई स्कूल नहीं है, ये आप मत सोच रहे स्कूल होगा कोई, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कॉलेज है, उसमें उन्होंने पढ़ाई की है, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है वो। कास्ट इन इंडिया वाला जो है आपको पता चल ही गया है, उसके बाद यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी पता चल गया है, और फिर उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये भी पता चल गया है आपको। ठीक है, अब सामाजिक उत्थान को लेकर के क्या उन्होंने, और राजनीतिक पुस्तकें उन्होंने क्या लिखी है, सामाजिक और राजनीतिक पुस्तकें देखते हैं। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट 1936 में, जाति प्रथा का उन्मूलन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए टिक कर लो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंटली है, ये याद रखना है। ये भाषण था उनका जिसमें जात पात तोड़क मंडल, यानी लाहौर में जात पात तोड़क मंडल के लिए तैयार किया गया था भाषण, लेकिन आयोजकों ने इसे बहुत क्रांतिकारी मानकर के रद्द कर दिया था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है ना, अब संभव रूप प्रॉपर तरीके से जो है आयोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें उन्होंने कहा था कि जाति केवल श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, बल्कि श्रमिकों का यहाँ पे विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स है, तो ये खास बात है उनकी। तो श्रमिकों का विभाजन करना बहुत बड़ी बात है, इंसानों को ही तुमने बांट दिया है, इंसानों को ही बांट दिया है, चाहे वो कोई कितना भी अच्छी स्किल से युक्त हो, कोई ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके ऊपर हमने कोई किसी प्रकार का वो नहीं करते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। अगर वो शुद्ध है, कितना भी अच्छा नॉलेज है, उसको उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, आगे विकास नहीं करने देंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, 1939 की किताब है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम और उसमें प्रस्तावित संघीय ढांचे की आलोचना। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे बोला जाए कि उसको आजादी चाहिए या फिर उसको फेडरेशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीडम को, ठीक है, मतलब एक प्रकार से आजादी यानी स्वतंत्रता को, फ्रीडम को, और फेडरेशन को उन्होंने एक प्रकार से कंपैरिजन किया है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके बताया है कि भारत सरकार 1935 का जो अधिनियम है और उसमें प्रस्तावित जो संघीय ढांचा है वो किस प्रकार से हमें फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है या ले जाने का काम करेगा, वो यहाँ पे उन्होंने बताया। उसी में उन्होंने दलितों के जो है पृथक निर्वाचन की बात भी की और उसको लाया भी गया था, बाद में पूना पैक्ट के बाद माध्यम से उसको वापस जरूर ले लिया जाता है। ठीक है, ये बात तो हो गई यहाँ पे। तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि ये जो गांधी जी बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, अंबेडकर जी हैं, वो सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और ये फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये दो किताबें मुख्य रूप से लिखते हैं राजनीतिक और सामाजिक कैटेगरी में। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सबसे फेमस है 36 में, जिसमें उन्होंने श्रमिकों का और श्रम का अध्ययन या विभाजन जो है इसके बीच में कैटेगराइजेशन किया है। अब सामाजिक और राजनीतिक पुस्तकों में अगली किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इसमें उन्होंने क्या किया है, भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण यानी मुस्लिम लीग की मांग का विश्लेषण किया है और बाद में इसका संशोधन संस्करण उन्होंने प्रकाशित किया है और पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया है। बताया जाता है कि इस किताब में उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण और भारत के विभाजन का समर्थन किया है। राणा डे, गांधी एंड जिन्ना, 1943 की किताब है ये। इसमें उन्होंने तीन नेताओं के राजनीतिक और सामाजिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है
कि जिन्ना किस मामले में अलग है, गांधी किस मामले में अलग है, रानडे किस मामले में अलग है। ठीक है, हमारे काम का नहीं है ये अध्ययन, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इनकी किताब ही है। ठीक है, इनकी अम्बेडकर जी की व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 की किताब है। कांग्रेस और गांधी जी की दलित नीतियों की तीखी आलोचना वो करते हैं। इसे राजनीतिक धोखाधड़ी उन्होंने कहा है। ठीक है, इसमें कांग्रेस और गांधी जी की जो दलितों के साथ एक प्रकार की नीति थी, उसको वो बोलते हैं ये पाखंड की राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आगे बढ़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, आलोचना करते हैं और राजनीतिक धोखाधड़ी, एक धोखा देने वाला काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये 1945 की रचना थी। कौन सी? कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, रानडे, गांधी एंड जिन्ना, ये 1945। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940। ठीक है, एनिलेशन ऑफ कास्ट, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये हमने पढ़ ली है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण किताब आती है हु वर द शूद्रास। हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे? 1946 की किताब है। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय थे। कौन थे? शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय थे। वो भी फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए कास्ट का ही सहारा लेते हैं और कहते हैं जो ब्राह्मणों के साथ संघर्ष के कारण सामाजिक पतन का शिकार हुए थे और उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, इस वजह से वो पिछड़ गए और उनको शूद्र वाली कैटेगरी में डाल दिया गया। तो इस बात प्रकार की बातों को उन्होंने कहा है। ये पुस्तक उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित कर दी है। और अगली किताब है द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, 1948 की किताब है। द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड कौन थे वे, द अनटचेबल्स कौन थे वे, एंड दे व्हाई दे बिकम अनटचेबल, तो वो छुआछूत या फिर अस्पृश्य क्यों बन गए, अछूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका शुरुआत कैसे होती है, वो कौन है, इसकी बात यहाँ पे इस किताब में मिलेगी। ब्रोकन मैन ये टूटे हुए लोग का सिद्धांत यहाँ पे दिया है। तो ब्रोकन मैन आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसको मैं सिद्धांतों में अच्छे समझाऊंगा। उन्होंने कहा कि गौ मांस खाने, बीफ ईटिंग और बौद्ध धर्म मानने के कारण उन्हें अछूत बनाया गया है। कि एक जमाने में जो क्षत्रिय थे उवर्द शूद्रास में, उन्होंने शूद्रों को बोला है क्षत्रिय थे क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को जो है चुनौती दी, तो उन्होंने क्षत्रिय क्षत्रिय कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि उन्होंने उपनयन संस्कार से उनको वंचित कर दिया। दूसरी यहाँ पे उन्होंने अनटचेबल्स और हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स नाम की किताब में उन्होंने बताया कि ये टूटे हुए लोगों के समान है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो है गौमांस खाना शुरू कर दिया और बौद्ध धर्म जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, जिस वजह से ब्राह्मणों को ये चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने इनको एक बहुत ही निचले दर्जे का मान लिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी किताबें हैं। अंतिम रचनाओं की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण रचना जो लास्ट में उन्होंने लिखी है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957 की किताब है। मरने के बाद 1956 में उनकी मृत्यु हो जाती है। महापरिनिर्वाण को वो प्राप्त होते हैं, नवयान शाखा को यहाँ पे शामिल करते हैं और 1956 में महापरिनिर्वाण में जब शामिल होते हैं तो उसके एक साल बाद 57 में उनकी किताब ये प्रकाशित होती है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस किताब में उन्होंने बौद्ध धर्म की जो नई व्याख्या है नवयान, उसको यहाँ पे बहुत अच्छे समझाया है और ये उनका मैग्नम ओपस है, महान कृति मानी जाती है और ये उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई क्योंकि ये उनके जीवन का अंतिम चरण था और इस चरण में उन्होंने समझ लिया कि हाँ, जाति वाति का जितना भी सुधार करना है बहुत कर भी लिया है, समझ भी लिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें असफल नहीं अपने आप को पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अब चलो अंतिम हमारे पास उपाय है कि इस धर्म में ही हमें नहीं रहना चाहिए, दूसरे धर्म में चले जाना चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में सुधार करना मतलब बेवकूफी है, कितने भी कदम उठा लो यहाँ पे सुधार नहीं होने वाले हैं, उच्च जातियों के लोगों के हृदय परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। तो एक बात समझ में ये आ गई कि जब वो हार जाते हैं हिंदू धर्म में सुधार करने को लेकर के, जातिवादी आंदोलन करते करते वो हार जाते हैं, जाति सुधार करते हुए हार जाते, तो वो यहाँ पे अंतिम रूप से क्या कहते हैं कि हमें अब बौद्ध धर्म धारण कर लेना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने नई नवयान के जो कॉन्सेप्ट है, विचारधारा अवधारणा है, उसको प्रकाशित किया, जो है दुनिया के सामने रखा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की नई व्याख्या को द बुद्धा एंड हिज धम्मा में बताया उन्होंने। इसके बाद उनके कुछ महत्वपूर्ण लेख है, लघु लेख, छोटे छोटे लेख है, निबंध है, इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो आपको बार बार यूजीसी नेट, सेट और एपी वगैरह के एग्जाम में पूछने को मिले हैं। और निबंधों के नाम जनरली पूछ लेता है, निबंधों के अंदर क्या लिखा है वो ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन नाम पूछा जा सकता है। जैसे वेटिंग फॉर अ वीजा, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया, इंडियन रेमेडीज, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये वाली किताबें आपको बार बार देखने को मिलेगी, एग्जाम में शायद मिल ही जाए। और मुख्य रूप से स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड द रेमेडीज, ये किताब भी उन्होंने लिखी है। अब देखो यहाँ पे कौन सी किताब है जो यहाँ पे हमें याद रखनी है, तो वेटिंग फॉर अ वीजा, ये उनकी आत्मकथात्मक यानी ऑटोबायोग्राफिकल टिप्पणियां हैं। उसमें उन्होंने बचपन की भेदभाव, कोरेगांव बड़ौदा में जो अनुभव थे उनका लिखा है। मतलब एक कुछ कुछ घटनाएं ऐसी उन्होंने इसमें लिख दी है जो उनके साथ बहुत ही भयंकर तरीके से घटित हुई, उनका प्रभाव उनके जीवन भर
बना रहा दिमाग में, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया, इंडिया रेमेडीज में उन्होंने कृषि और भूमि सुधारों पर फोकस किया है। कृषि कैसे हम सुधार कर सकते हैं। स्मॉल होल्डिंग्स मतलब छोटे छोटे, स्मॉल होल्डिंग्स मतलब खेत, छोटे छोटे खेत जितने ज्यादा रहेंगे तो उतनी ज्यादा यहाँ पे देश में प्रोडक्टिविटी घटेगी। तो छोटे छोटे खेतों को मिला करके सहकारी कृषि करना चाहिए, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करना चाहिए, जिससे देश में क्या बढ़े, जिससे देश में यहाँ पे जो है उत्पादन बढ़े। तो इसीलिए उन्होंने रेमेडीज बताई हैं, उपचार बताए हैं, तरीके बताए हैं। बुद्धा और कार्ल मार्क्स में उन्होंने मार्क्स के साथ यानी समानता को सही ठहरा गए माना है, लेकिन हिंसा के साधन को गलत माना। उन्होंने बुद्ध के मार्ग को श्रेष्ठ माना है। उन्होंने बोला कि साध्य पवित्र होना चाहिए, हाँ, बट साधन आपका हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला आपका लक्ष्य जो है ना अच्छा होना चाहिए, फिर आप तरीका कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, हिंसा करके जाओगे तो गलत है, अहिंसा के माध्यम से करके जाओ। इसलिए उन्होंने बुद्ध को यहाँ पे आधार मानकर लिया है। कि कार्ल मार्क्स कहता है कि साध यानी लक्ष्य तक जाओ, कोई भी बनाया है लक्ष्य तो उस तक जाओ, लेकिन चाहे हिंसा करो चाहे अहिंसा करो, लेकिन जाओ एनी हाउ। यहाँ एनी हाउ वाली कंडीशन नहीं है। बुद्धा ने तो बोला है यहाँ पे कि अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, मुक्ति तक जाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो करो, क्योंकि मध्यम मार्ग में चलते हुए किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये सब तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन किसी को यहाँ पे हिंसा के माध्यम से हम नुकसान पहुंचा कर करोगे तो ही गलत है, ठीक है। तो ये बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स में उन्होंने कार्ल मार्क्स को थोड़ा कंसिडर कम किया है, हाँ, उसके साधन के लक्ष्य को लेकर के महत्व दिया है। उसके बाद उसके जो बुद्ध के थॉट है उसमें अहिंसा वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। स्टेट एंड माइनॉरिटी 1947 की किताब है, उसमें उन्होंने भारत के लघु संविधान के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने राज्य समाजवाद यानी स्टेट सोशलिज्म की वकालत की है, ठीक है। लघु संविधान के रूप में उन्होंने को प्रकाशित किया है, ठीक है। अब याद रखने की ट्रिक्स वगैरह आपसे बार बार यहाँ पे पूछी जा सकती है कि कोई बच्चा पूछेगा याद कैसे रखें, तो याद करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, इंस्टेंट आप दिमाग में बैठा लो। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कितना सारा हम याद करेंगे, इतनी सारी बुक्स पढ़ ली हमने, फटाफट जैसे एक बार और दिखा दूं मैं तुम लोगों को। सबसे पहले तो हमने पत्रिकाएं पढ़ी हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं पढ़ी हैं। हमने पढ़ी मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1929, जनता 1930, प्रबुद्ध भारत 1956। फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे। मूक नायक 1920 में है, पाक्षिक है, और यहाँ पे साहू जी महाराज, ठीक है, संत तुकाराम, ठीक है। बहिष्कृत भारत जो 1927 में है, जिसमें उन्होंने बहिष्कृत जो लोग हैं उनके साथ, और बलि पे चढ़ाने, वो बकरे की बलि पे चढ़ाना और शेर की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, वो सब आपको याद रखना है। समता यहाँ पे समानता के विचार, और जनता यहाँ पे उनका सबसे लंबा चलने वाला पत्र था। प्रबुद्ध भारत जो जनता का ही नाम चेंज होकर के बना है। उसके बाद कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अब हम किताबों के बारे में देख रहे हैं, तो ये किताब, ये पहला उनका शोध है। फिर द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, फिर एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया, ये उनका किताब। उसके बाद एनिलेशन ऑफ द कास्ट, बहुत फेमस 1936 की किताब है, जिसमें उन्होंने क्रांति की गतिविधियों में, जैसे ये कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी जो है गतिविधियों को इम्पोर्टेंस दी, तो जिस वजह से इसको बाद में रद्द कर दिया जाता है, लेकिन हाँ, उतनी क्रांतिकारी गतिविधियां तो नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं बल्कि एक श्रमिकों का विभाजन, ये भी एनिमेशन ऑफ कास्ट में कहा है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम में उन्होंने फेडरेशन और फ्रीडम में किस प्रकार से अलग अलग चीजें चलती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो फेडरेशन में पूरा का पूरा संवैधानिक एक ढांचा होता है, फेडरेशन में व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, उनके बीच में क्या एक दूसरे को चुनौती मिलती है वो समझाया है। हु वर द शूद्रा, शूद्रास कौन है, तो इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने क्या बताया है कि ब्राह्मण कौन थे, शूद्र कौन थे, क्षत्रिय थे, उपनयन संस्कार बंद हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इसलिए उनको अलग कर दिया है। द अनटचेबल्स, हु वर द एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, क्योंकि वो यहाँ पे टूटे हुए लोग हैं, ब्रोकन मैन है, और उन्होंने गौमांस खाया, बुद्ध धर्म ग्रहण किया, जिस वजह से उनको शुद्ध कैटेगरी में डाल दिया। और लास्ट है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957 में नवयान शाखा की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे मैग्नस ओपस इनका कहलाता है ये किताब। और इसमें ही उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया है, सबसे बेहतरीन तरीके से किसी किताब में उन्होंने बताया है बौद्धिक विचारों को, ठीक है, अपने जो है बौद्धिक विचारों को, अपने बौद्ध सोच को, ठीक है, जीवन के अंतिम पड़ाव में। तो ये है, और कुछ यहाँ पे कुछ उनकी छोटे छोटे लेख है, निबंध है। वेटिंग फॉर अ वीजा, जिसमें उन्होंने बोला है कोरेगांव बड़ौदा में कैसे उनके साथ छुआछूत होती है। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड रेमेडीज में उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ क्या होता है, कैसे हमारे देश में अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, क्योंकि स्मॉल होल्डिंग्स हैं। बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स में उन्होंने ये बताया कि कैसे बुद्ध जो है अपने लक्ष्य तक जाने के लिए जो है हर एक रास्ते को आजमाते हैं, लेकिन तरीका अहिंसक होना चाहिए, लेकिन कार्ल मार्क्स हिंसक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अहिंसक रहना है, अहिंसक मार्ग का अनुसरण करना है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 में उन्होंने
भारत के लघु संविधान के रूप में प्रस्तुत किया और राज्य समाजवाद ने स्टेट सोशलिज्म की वकालत की। अभी होता क्या है इसको मैं बताऊंगा थ्योरी वाली क्लास में डिटेल में, तो आपको थ्योरी वाली क्लास देखना पड़ेगा, उसमें डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम चलो अब इसको रिवाइज करेंगे। जाति कास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 1946 16 में, सॉरी, रुपया नाम की जो प्रॉब्लम ऑफ द रुपी है ना, आपने पढ़ी है ना प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, तो वो 1923 में। जाति उन्मूलन एनिलेशन ऑफ द कास्ट 1936 में, बहुत फेमस है। पाकिस्तान 1940 में, यानी पाकिस्तान का डिवीजन की बात 1940 में लिखी है। शूद्र मतलब हु वर द शूद्रास 1946 में, और अछूत 1948 में, और बुद्ध 1957 में, क्योंकि बुद्धा एंड इज धम्मा 1957 में। समर्पण हु वर द शूद्रास फुले को यहाँ पे समर्पित की है। आरबीआई वाला जो किताब है वो प्रॉब्लम ऑफ द रुपी नाम की किताब से आरबीआई की स्थापना होती है। आधार बनती है बातें। आत्मचरित वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो इस आरबीआई वाले से कि आरबीआई की रचना की जो सिफारिश है यही करता है क्या अम्बेडकर की जो ये सिर्फ बातें हैं? नहीं, अम्बेडकर की बातें यहाँ पे एक बात जरूर इंडिकेट करती हैं कि हाँ, कुछ मामले में अगर ऑर्गेनाइज वे में हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज वे में हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर देश में आर्थिक ढांचे को बनाए रखना है, आगे संचालित करना है, तो आरबीआई जैसी कोई एक संस्था होना चाहिए, एक संस्था, वित्तीय संस्था होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा है। चलिए, इसके बाद अब हम अगली लेक्चर में पढ़ेंगे इनके द्वारा प्रमुख स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की हैं, उनको डिटेल में हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।